दोस्तों नमस्कार। विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों शतरंज में कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी पूरी बाजी जीतने के चक्कर में अपनी सबसे मजबूत पोजीशन ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसकी चाल समझ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी पुरानी जगह छोड़ता है, दूसरा खिलाड़ी उसी जगह पर कब्जा कर लेता है और फिर पूरी बाजी बदल जाती है। भारतीय राजनीति की बिसात पर भी इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन राम का नाम ले रहा है, सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व की उस बिसात पर जिसे वर्षों से एक पार्टी ने अपने सबसे मजबूत किले में बदल दिया, अब दूसरे खिलाड़ी भी अपना अपना हिस्सा तलाश रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दिल से बदली हुई राजनीति है या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चली गई एक मजबूरी वाली चाल? आज की कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। ये कहानी है बदली हुई उस भारतीय राजनीति की जहां हर पार्टी हिंदुत्व के पिच पर अपना हिस्सा तलाश रही है। चलिए पूरी बिसात बिछाते हैं। हिंदुत्व के पिच पर अपना अपना हिस्सा तलाशती राजनीतिक पार्टियां। आपको यह लाइन सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भारतीय राजनीति की असलियत आज यही है। हालांकि 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता निकलता है। लेकिन चर्चा में इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। राजनीतिक उठापटक सबसे बड़ी महाराष्ट्र में हो रही है। और जहां तक बात हिंदुत्व की पिच की है, तो उसे जनता बखूबी देख रही है कि कैसे यूपी की राजनीति में अखिलेश राम राम जप रहे हैं। अपनी सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान की जेल यात्रा और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर चलते बुलडोजर पर भी चुप्पी साध रखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। संसद में मानसून सत्र में परिसीमन बिल आता है या नहीं आता, ये हमें अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन पार्टियां उस हिसाब से अपनी तैयारियां कर रही हैं जैसे मानसून सत्र में परिसीमन बिल आना तय है। उसके लिए कांग्रेस ने तो मीटिंग भी करके बोल दिया कि हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन असल चीज कहां है? शरद पवार जैसे घाघ लोग, जिन्हें लोग महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य बोलते हैं, क्या उन्होंने परिसीमन के बाद का राजनीतिक भविष्य देख लिया है? और क्या उन्हें लगा कि क्षेत्रीय पार्टियां सब खत्म होने वाली हैं? क्या इसीलिए उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है? और जब मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची है, तो उसके पीछे कारण ये है कि ऐसे संकेत आ रहे हैं कि एनसीपी के दोनों गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, इन दोनों का आपसी विलय हो सकता है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि दोनों दलों के नेता चाहते हैं कि विलय हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां सुमित्रा पवार है, जो अजीत पवार गुट की एनसीपी की अध्यक्ष है और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री है। उनका वीटो है। वो नहीं चाहती कि शरद पवार गुट के साथ पार्टी का वापस विलय है, क्योंकि उनको डर है कि अगर पुराने नेता और शरद पवार का कॉकटेल फिर से बन गया तो उनकी निजी राजनीति, उनकी पारिवारिक राजनीति, वो कहीं नेतृत्व से बाहर नहीं चली जाए। और सबसे बड़ी बात, अजीत पवार के बेटे हर्ष पवार, जो अभी बहुत मैच्योर नहीं है, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि शरद पवार की राजनीति को तो पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश जानता है। क्या उनके परिवार के लोग नहीं जानते कि किस तरह की राजनीति करते हैं? हालांकि यह विलय होता है तो भाजपा के लिए महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में थोड़ी सहूलियत हो सकती है, परंतु अगर सुमित्रा पवार के वीटो की वजह से यह विलय रुक जाता है तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में स्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि उन्हें उद्धव गुट, शरद, एनसीपी, कांग्रेस, ओबीसी समीकरण, इसके अलावा शिवसेना का एक गुट और एनसीपी का एक गुट, इन सबको साथ लेकर सबके हिसाब से नीतियां बनानी पड़ेंगी और चुनावी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो एक ये बहुत मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने शुरू में कहा कि हिंदुत्व के पिच पर अपना अपना हिस्सा तलाश रही हैं राजनीतिक पार्टियां, उसी बात के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो नवनीत राणा ने जब हनुमान चालीसा का पाठ किया उनके घर के बाहर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वही उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी के लोग राम भक्तों को हरामजादे कहते थे, वही उद्धव ठाकरे आज नागपुर में एक राम मंदिर में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं। है ना अजीब बात? बाल ठाकरे की बनाई हुई हिंदुत्व की मजबूत पिच को छोड़कर 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में सेकुलरिज्म का चोला पहनने वाले उद्धव ठाकरे आखिर फिर से राम राम जपने के लिए क्यों मजबूर हो गए? ये राजनीति के रंग हैं। लेकिन क्या उनको ये राम राम जपना उनको राजनीतिक फायदा दिला पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो हिंदुत्व की मजबूत पिच उन्होंने छोड़ दी, वो पिच वो अब कभी वापस हासिल नहीं कर सकते। और ऊपर से नागपुर में आकर राम राम जपना और मुंबई में जाकर कांग्रेस के साथ बैठकर सेकुलरिज्म का राग अलापना, जनता को ये बातें समझ में आती है कि ये हिंदुत्व नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक बचाने के लिए खेला गया नया राजनीतिक दांव है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा और मोदी की रणनीति उसी राजनीतिक रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर उद्धव ठाकरे चलकर अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं?
मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जनता ये देख रही है और ये सबको समझ में आ रहा है कि बाल ठाकरे जब तक थे और उसके बाद तक भी शिवसेना हमेशा कट्टर हिंदुत्व की राह पर चली, लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हिंदुत्व की राह छोड़ दी। अगर हम ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा आज कहां खड़ी है? जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, सेकुलरिज्म का चोला पहनने पर वही सारे दल, केवल एक कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारे दल और वही लोग आज महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की सरकार में शामिल हैं और पार्टी के साथ हैं। इन सब चीजों से एक बात तो तय दिख रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह की राजनीति में अब हिंदुत्व हावी है। मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम लेने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को ये एहसास हो गया है कि अगर हम मुस्लिमों का नाम लेंगे या मुस्लिम वोट बैंक की बात करेंगे, तो तुष्टीकरण की बात करेंगे, तो वहीं पर हम अपनी हार की पटकथा लिख देंगे। इसलिए कल तक जो अयोध्या और राम और अपनी राजनीति और अपना सेक्युलरिज्म ज्यादा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं आज भगवा पहनकर राम राम जपते हुए खुद उसी हिंदुत्व की पिच पर अपना हिस्सा तलाश रहे हैं। यह राजनीति में बड़ा बदलाव है। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों को समझ में आ गया है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है, शायद कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और अगर हिंदुत्व की पिच पर उन्होंने अपना हिस्सा नहीं पकड़ा तो उनका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हिंदुत्व की राह इतनी आसान नहीं है, यहां जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। एक दिन में हिंदुत्व की राजनीति खड़ी नहीं होती। पिछले 70 सालों से हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा को आप एक दिन में 2 घंटे राम का नाम जाप करके हरा नहीं सकते, उसे हिंदुत्व का मुद्दा छीन नहीं सकते, आप जनता में विश्वास नहीं जगा सकते। वो भी तब जब जनता ने आपको देखा है कि राजनीतिक फायदे के लिए आपने राम के नाम को त्याग दिया था, और आज जब आपकी फिर राजनीतिक जमीन की तलाश है तो फिर आप राम नाम की शरण में आ गए। चाहे वो अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे हो, हिंदुत्व के बाजार में इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। राजनीति के इस बिसात पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला नेता नहीं जनता करेगी। लेकिन इतना तय है कि हिंदुत्व की इस पिच पर सिर्फ राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, जनता भरोसा भी मांगेगी। और राजनीति में जो खिलाड़ी अपनी सबसे मजबूत चाल छोड़ देता है, उसके लिए उस बिसात पर दोबारा बादशाह बनना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि राजनीति में मोहरे बदलते रहते हैं लेकिन बिसात वही रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी बिसात पर, तब तक के लिए नमस्कार।